गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 69वीं से 39वीं तक मेंस पॉलिटी क्वेश्चन विथ आंसर देख रहे हैं, जो कि 63वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटी का हो गया, जो कि पेपर 2 सेक्शन 1 का क्लास है। और ये क्लास 9 तक का आपका 69 से लेकर आपका 65 तक बीपीएससी मेंस विथ क्वेश्चन आंसर करा दिया गया। तो आज हम क्लास 10 देखेंगे, जिसमें कि 64वीं बीपीएससी मेंस क्वेश्चन विथ आंसर पॉलिटी का पेपर 2 का सेक्शन 1 का। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को नियंत्रित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए? चलिए की टू आंसर। प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दें। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए धर्मनिरपेक्षता, अखंडता तथा समाजवादी शब्दों का उल्लेख करें। उन संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख करें जिनके द्वारा भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु क्रियान्वित किया गया। तो चलिए उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया वह उद्देश्य प्रस्ताव है जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तावना संविधान के लिए एक परिचय के रूप में कार्य करती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़े। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु किया गया। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। संविधान को प्रस्तावना में भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित संवैधानिक उपबंध किए गए। समाजवादी, सोशलिस्ट। भारत ने समाजवाद के लोकतांत्रिक प्रारूप को अपनाया, जैसे समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति शांतिपूर्ण एवं सहभागीपूर्ण तरीके से प्राप्त करना। इंदिरा गांधी ने कहा था कि समाजवाद का हमारा अपना प्रकार है, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत को समाजवादी राज्य बनाने के संदर्भ में संसाधनों का राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद राज्य ने जनहित हेतु आर्थिक व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप के अधिकार को सुरक्षित रखा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत समाजवादी व्यवस्था को लागू करने हेतु निर्देश देने के लिए अनेक उपबंध किए गए। उल्लेखनीय है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द अंतः स्थापित करके यह सुनिश्चित किया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ध्येय समाजवाद है। ध्यातव्य है कि यहाँ समाजवाद का अर्थ समूहवाद नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सामाजिक आर्थिक सुधारों द्वारा सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। इसी संशोधन द्वारा कुछ नए दिन निर्देश जोड़कर समाजवादी ढांचे को और आगे बढ़ाया गया। अनुच्छेद 39 का अंत स्थापित करके राज्य पर कर्तव्य डाला गया कि वह निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा और इस प्रकार काम करेगा कि सबके लिए समान न्याय सुनिश्चित हो, जैसा कि प्रस्तावना में घोषित है। अनुच्छेद 43 का अंत स्थापित करके राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह उद्योग एवं अन्य उपक्रमों में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करे।
आर्थिक न्याय की प्राप्ति के अर्थ में यह समाजवाद की ओर एक सशक्त कदम है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। अनेक मतों धर्मों को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया। इसका अर्थ है कि राज्य सभी मतों धर्मों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। पंथ निरपेक्षता एक संवैधानिक दर्शन का अंगीभूत सिद्धांत है। 42वां संविधान संशोधन ने पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कर इस सिद्धांत को औपचारिक रूप से अभिव्यक्त किया, जो मूल संविधान में पहले से ही अंतर्निहित था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द अंत स्थापित करके सुनिश्चित किया गया कि पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारभूत मूल ढांचे में से एक है। प्रस्तावना में जिस विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन दिया गया है, उसे अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नागरिकों को मूल अधिकार के रूप में समाहित कर क्रियान्वित किया गया। इसमें अनुच्छेद 25, 27 एवं 28 उल्लेखनीय है। अनुच्छेद 27 यह घोषणा करता है कि राज्य किसी नागरिक या संस्था को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था को पोषण हेतु करों की अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 28 राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाले व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अथवा उसके संरक्षक की सहमति के लिए बिना बाध्य नहीं किया जाएगा। संक्षेप में, राज्य के स्वामित्व की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिसिद्ध है। अन्य सांप्रदायिक संस्थाओं में यह पूर्णतः प्रतिसिद्ध नहीं है, किंतु इसे अन्य धर्मावलंबियों पर उसकी सहमति के बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य का जो प्रावधान किया गया वो लोकतंत्र, राजनीतिक और सामाजिक आदि दृष्टिकोण से विशिष्ट है। दूसरे शब्दों में न केवल शासन में लोकतंत्र का बल्कि समाज भी लोकतांत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना होगी। गणराज्य। प्रस्तावना स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। 1949 ईस्वी में संविधान की रचना के पश्चात से भारत ने स्वयं को गणराज्य घोषित किया। इससे तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र। शासन की पद्धति के रूप में जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई वो प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। इसे संसाधनात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। भारत में लोकतांत्रिक भावना को सुनिश्चित करने का उदाहरण बिहार विधानसभा के संदर्भ में दिया जा सकता है, जब केंद्र सरकार द्वारा 23 मई 2005 को बिहार विधानसभा भंग कर दी गई, जिसे एनडीए के विधायकों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वाई के सबरमाल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने विधानसभा भंग किए जाने संबंधी केंद्र सरकार की 23 मई 2005 की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, जिन्हें केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा क्रियान्वित करने हेतु अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ और ये क्वेश्चन को आप एक बार अपने तरीके से पढ़िए और आप खुद से लिखने का प्रयास करिए। खुद से लिखने से होगा कि अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, जिसमें देखिए आपका क्वेश्चन का इंडिया से रिलेटेड सब होते हुए बिहार के रिलेटेड भी इसमें जोड़ा गया। तो हमें किस तरीके से पॉलिटी का क्वेश्चन लिखते हुए फिर बिहार के संदर्भ में किस तरीके से जोड़ा गया है, ये सब भी बताया गया। तो आप देखिए इसको और अगर कमेंट भी करिए, अगर कुछ और भी ऐड करना है, चाहे कुछ प्रॉब्लम है
आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? क्वेश्चन नंबर 2, भारत में राज्य की राजनीति में राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में। क्या वह केवल एक कठपुतली है? की टू आंसर, राज्यपाल के पद से संबंधित प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों एवं दायित्वों का उल्लेख करें। विगत दशकों में अन्य राज्यों में राज्यपालों द्वारा लिए गए विवादास्पद निर्णयों का समालोचनात्मक परीक्षण करते हुए बिहार के संदर्भ में विभिन्न राज्यपालों द्वारा लिए गए संवैधानिक निर्णयों का विश्लेषण करें। निष्कर्ष में अपने मूल्यांकन के आधार पर अपना मत दीजिए कि क्या राज्यपाल एक कठपुतली मात्र है। चलिए उत्तर देखते हैं। राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु विधायिका द्वारा बनाए गए कानून एवं नीतियों को व्यवहारिक रूप देने के लिए कार्यपालिका का गठन किया गया है। भारत के संघीय शासन की भांति भारतीय राज्यों में भी कार्यपालिका के 3 स्वरूप भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 में वर्णित है। 153 से 167 में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य स्तर पर संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते वह राज्य के प्रमुख के रूप में एवं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वह राज्य एवं केंद्र के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हुए दोहरी भूमिका निभाते हैं। कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रशासनिक कार्यपालिका में राज्य का महाधिवक्ता तथा कर्मचारी तंत्र। नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल के रूप में। राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारतीय संविधान के लागू होने के कुछ के वर्षों के बाद से ही राज्यपाल का पद एवं भूमिका विवादों से घिरा रहा है। यह विवाद चाहे राज्यपाल की नियुक्ति या बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग का मामला हो, अथवा राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं राज्यों में की गई सरकार के गठन का मामला हो। राज्यपाल का पद एवं भूमिका किसी न किसी कारण से विवाद के केंद्र में रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु वास्तविकता यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आरंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु 2 परंपराओं का पालन किया जाता था। जैसे प्रथम, वह व्यक्ति संबंधित राज्य का निवासी न हो। द्वितीय, राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता था। किंतु इन दोनों परंपराओं में से दूसरी परंपरा को 1970 के दशक में कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के गठन के बाद इस परंपरा की तिलांजलि दे दी गई और मनमाने ढंग से सत्ताधारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल को नियुक्त एवं पदच्युत किया जाता रहा है। आजकल ये परंपरा केंद्र सरकारों के लिए एक नजीर बन गई है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद भारतीय राजनीति में विवादास्पद होता चला गया। सामान्यतः राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष है, परंतु उसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करता है। आवश्यकता अनुसार समय समय पर राज्यपालों की बर्खास्तगी के कारण अनेक जटिलताएं भारतीय राजनीति में उत्पन्न होती रही।
उदाहरणतः जुलाई 2004 में राष्ट्रपति द्वारा एक साथ गोवा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को बर्खास्त करने एवं भाजपा सांसद बी सिंघल द्वारा बर्खास्तगी को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने पर यह मुद्दा संवैधानिक और राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बन गया। राजनीति से प्रेरित राज्यपालों की भूमिका। सामान्य परिस्थितियों में जब राज्यपाल में बहुमत वाली सरकार अस्थायी सरकार होती है तब राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन असामान्य परिस्थितियों में जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है तब वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके पास अनुच्छेद 361 के तहत विशेष विवेकाधिकार होते हैं, जिनका इस्तेमाल राज्यपाल केंद्रीय सरकार के निर्देशानुसार मनमाने ढंग से करता है और अनुच्छेद 356 को अपना राजनीतिक हथियार बनाता है। मिसाल के तौर पर 1959 में केरल में नंबूद्रिपाद के नेतृत्व वाली सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त किया गया एवं 1984 में आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत सरकार 1989 में एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बहुमत न होने के आधार पर राज्यपाल पेंडे कांति वेंकट सुब्बैया ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। बोम्मई ने इसे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। 11 मार्च 1994 को सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में एस.आर. बोम्मई को दोबारा सरकार बनाने को कहा था। जगदम्बिका पाल बनाम भारत संघ 1998 में उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दिया था। उस समय राज्यपाल रोमेश भंडारी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था और कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था। 2016 में उत्तराखंड के राज्यपाल कृष्ण कांत पाल ने हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार के कुल 35 विधायकों में से 9 विधायकों ने रावत के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। इसी बीच राज्यपाल ने केंद्र को रिपोर्ट भेज दी कि सूबे में संवैधानिक तंत्र नाकाम हो गया, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। इसके बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिसे हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को अवैध ठहरा दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश रावत सरकार को विधानसभा में बहुमत साबित करने का आदेश दिया। आखिरकार हरीश रावत सरकार ने बहुमत साबित कर दिया। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, जिससे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया। 17 मई 2018 को कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने अल्पमत वाले बीजेपी के येदियुरप्पा को सीएम पद शपथ दिला दी, जो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। इसके बाद कांग्रेस जेडीए की सरकार बन गई। एक नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम में 23 नवंबर 2019 को अचानक सुबह सवेरे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, लेकिन 48 घंटे में ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसमें राज्यपाल की असंवैधानिक भूमिका को लेकर उन्हें केंद्र सरकार के एजेंट अथवा कठपुतली के रूप में काम करने के आरोप में काफी आलोचना झेलनी पड़ी। बिहार की राजनीति में राज्यपाल से जुड़े विवादित मुद्दे। जिस प्रकार केंद्र में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक अर्थों में कार्यपालिका अधिकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास होती, जो सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होती, ठीक उसी तरह बिहार में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। बिहार के राज्यपाल के काम करने का ढंग केंद्र राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है।
मिसाल के तौर पर 1999 में केंद्र की वाजपेयी सरकार के निर्देशानुसार बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी द्वारा बिना ठोस आधार के आधार पर राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, 2005 में राज्यपाल बूटा सिंह के द्वारा किसी पार्टी की सरकार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना और मनमाने निर्णय लेकर राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा करना, 2017 में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी द्वारा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशानुसार काम करना और लालू प्रसाद की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी सरकार को बनाने का मौका न देना जैसे अनेक मिसालें जो दर्शाता है कि बिहार के राज्यपाल की भूमिका राजनीतिक निहितार्थ से ओतप्रोत रहा है। कठपुतली के रूप में राज्यपाल, चूंकि संवैधानिक पद पर आसीन राज्यपाल किसी भी राज्य का सर्वोच्च होता है, उसे किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर रहकर राज्य एवं संवैधानिक तत्वों के निर्वहन के कुछ अधिकार दिए गए, किंतु अक्सर राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है जो केंद्र सरकार के इशारों पर कठपुतली की तरह कार्य करता है। राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को बर्खास्त करना, राज्य सरकार द्वारा पारित कुछ विशेष अधिनियमों को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मनमाने ढंग से पसंदीदा व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करना आदि के संदर्भ में राज्यपाल को केंद्र सरकार की कठपुतली माना जाता है, परंतु राज्यपाल के पद को मात्र कठपुतली नहीं माना जा सकता। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जिसकी अपनी गरिमा एवं विशेषाधिकार है। कुछ के अपवादों को छोड़कर राज्यपालों ने राज्य सरकार को बेहतर राह दिखाई और तथा भारत को संघात्मक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। निष्कर्षतः इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में आलोचना अथवा विवाद का विषय बना हुआ है। इसके समाधान के लिए राज्यपाल को राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं एवं मान्य परंपराओं के अनुसार आचरण करना चाहिए, जिससे राज्य की बहुमत आकांक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। साथ ही राज्यपाल पद की गरिमा इसी में है कि वे संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करें, न कि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में हो और न ही सक्रिय राजनीति के रूप में। तो निसंदेह राज्यपाल का पद अपनी गरिमा एवं पद प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल होगा। नोट: प्रश्न में राज्यपाल के लिए कठपुतली शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद पैदा होने के उपरांत आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष में और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शासन में न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा, विवेचना कीजिए तथा न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष में दिए गए मुख्य तर्कों को स्पष्ट कीजिए। की टू आंसर: न्यायिक सक्रियता के उद्भव को स्पष्ट कीजिए। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष तथा इनके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। न्यायिक सक्रियता के नकारात्मक पक्ष तथा इसके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करें। अंत में संतुलित दृष्टिकोण के अनुरूप निष्कर्ष लिखें। उत्तर: संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी देश है जिसमें न्यायपालिका की भूमिका एक सजग प्रहरी की है। विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा देश की राजनीतिक, प्रशासन एवं सामाजिक आर्थिक जीवन में व्याप्त सुस्ती, भ्रष्टाचार एवं अन्याय के निवारण हेतु अनेक निर्णय प्रेषित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा जनहित में किए गए इन्हीं प्रयासों को न्यायिक सक्रियतावाद कहा जाता है। यह एक नवीन धारणा है तथा इस संदर्भ में न्यायपालिका ने सक्रियता दिखाते हुए जनहित से संबंधित अनेक निर्णय दिए।
न्यायिक सक्रियता की अवधारणा सर्वप्रथम अमेरिका में 20वीं शताब्दी में विकसित हुई, जबकि भारत में इसका प्रारंभ 1986 ईस्वी माना जाता है तथा इसका श्रेय सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को माना जाता है। न्यायिक सक्रियता का आशय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय को बढ़ावा देने के लिए न्यायपालिका द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ है कि न्यायपालिका द्वारा निभाई जाने वाली वह सक्रिय भूमिका जिसमें राज्य के अन्य अंगों विधायिका एवं कार्यपालिका को उनके संवैधानिक कृत्य करने का बाध्यकर है। ताज संरक्षण हेतु आगरा मथुरा की भौगोलिक औद्योगिक इकाइयों को नोटिस, दिल्ली महानगर पालिका को सार्वजनिक वाहनों को CNG से चलाने हेतु निर्देश, गंगा के किनारे एवं दिल्ली में यमुना के किनारे पर अवस्थित आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरण करने संबंधी निर्देश, चुनाव सुधारों पर सरकार को कारण बताओ नोटिस, राजनीतिक में अपराधीकरण को रोकने की दिशा में निर्वाचन आयोग को आवश्यक दिशा निर्देश आदि न्यायिक सक्रियता के नवीन एवं ज्वलंत उदाहरण है। न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष। न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम था कि श्रीमती हिंगू रानी के प्रयास से बिहार के भागलपुर जिला में सैकड़ों कैदियों को न्याय मिला। भागलपुर के आग फोड़वा कांड, ACR श्रमिक केस 1982, बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम संघ, रुदल साहब बनाम बिहार राज्य, कर्मकारों के शोषण से संबंधित मामले, अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित मामले, शाहबानो केस, आगरा में चर्मकार उद्योग पर प्रतिबंध, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित मामले आदि को न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पहलू के अंतर्गत रखा जा सकता है, जिसमें न्यायालय द्वारा न्याय प्रदान किया गया है। इसके साथ ही प्रिय प्रदर्शनी, मट्टू एवं जेसिका लाल केस में न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम था कि इन्हें न्याय मिल पाए। इसी प्रकार एक NGO PUCL की जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किया कि नामांकन के समय प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। न्यायिक सक्रियता का ही परिणाम था कि हवाला कांड सामने आया, जिसमें CBI जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को न्यायालय की काफी फटकार सुननी पड़ी। इसके अतिरिक्त न्यायालय की पर्यावरणीय सक्रियता के तहत ताजमहल को बचाने का आदेश दिया गया। न्यायिक सक्रियता के नकारात्मक पक्ष। दिल्ली में CNG मामले में दिल्ली सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया गया, क्योंकि इससे यातायात संबंधी समस्या आनी थी। यातायात व्यवस्था ठप हो जाती और जनता क्रोधित होकर आंदोलन कर सकती थी। कावेरी जल विवाद के मामले में भी कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री DSM कृष्ण ने न्यायालय के आदेशों को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। यमुना मैली से निर्मल यमुना कायाकल्प योजना के मामले में बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुझाए झुग्गी झोपड़ी गिराने का आदेश दिया जाना एवं एक अन्य मामले में न्यायालय द्वारा एक वकील के कार्यालय को ही प्रदूषित घोषित कर दिया जाना न्यायालय की अति सक्रियता को दिखाता है। दिल्ली में अतिक्रमण मामले में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति श्री सब्बरवाल की भूमिका की काफी आलोचना हुई थी। अंत स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कई ऐसे निर्णय दिए गए हैं जिसमें न्यायपालिका तथा विधायिका एवं कार्यपालिका आमने सामने आ जाती है, जो अति न्यायिक सक्रियता के प्रचायक है। अतः उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा भारत के संदर्भ में है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायपालिका द्वारा शासन संचालन से संबंधित दिए गए निर्देश लोकतंत्र के विरुद्ध अथवा लोकतंत्र पर आघात है। भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों के कार्यों और क्षेत्र अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, परंतु जब कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा अपने उत्तरदायित्व का वहन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अन्याय एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलने लगता है, तब न्यायिक सक्रियता से सुधार संभव हो सकता है। ऐसे में न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के प्रति जन साधारण के विश्वास को बल प्रदान करती है।
क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक वहां समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। बहुत अधिक राजनीतिक दल भारतीय राजनीति के लिए अभिशाप है, इस तथ्य को बिहार के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। की टू आंसर, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए भारत की बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के उद्भव के स्वरूप को स्पष्ट करें। बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की कमियों की बिहार के संदर्भ में व्याख्या करें। निष्कर्ष में संतुलित दृष्टिकोण रखें। उत्तर, आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों के कार्यकलापों के लिए दलीय प्रणाली का अहम स्थान है। भारत में दलीय व्यवस्था के स्तर पर विकास का एक लंबा इतिहास रहा है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनवरत अनेक संदर्भों में अभिव्यक्त होता रहा है। शुरुआती दौर में कांग्रेस नेतृत्व वाली एकल दलीय वर्चस्व की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां विपक्ष का अस्तित्व नगण्य सा रहा। 60 के दशक के मध्य से कांग्रेस के इस वर्चस्व की स्थिति में ह्रास का संकेत मिलना आरंभ हो गया। परिणाम स्वरूप केंद्र में 1977 में गैर कांग्रेस सरकार पहली बार सत्तासीन होने के बाद बहुदलीय व्यवस्था का विकास हुआ। बहुदलीय प्रणाली का स्वरूप, विश्व के अनेक देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था पाई जाती है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय स्वरूप आदि। हमारे देश की दलीय व्यवस्था देश की विविधता की द्योतक परिचायक है। जिस प्रकार अनेक धर्म, संप्रदाय, संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं, अपने विचारों को राजनीतिक रूप में प्रस्तुत करने हेतु एक दल का गठन करते हैं, इसी रूप में हमारे देश में बहुदलीय पद्धति का सशक्त विकास हुआ है। हालांकि 1967 तक अनेक दलों के होने के साथ ही कांग्रेस का वर्चस्व विद्यमान था। भारत के अंदर बहुदलीय स्वरूप का विकास इस देश के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में निहित है। बहुदलीय व्यवस्था का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। भारतीय राजनीति पर बहुदलीय व्यवस्था के प्रभाव को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, किंतु यहाँ प्रश्नानुसार नकारात्मक पक्ष पर ही ज्यादा तर्क प्रस्तुत करने हैं, जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, गठबंधन सरकार का निर्माण। क्योंकि गठबंधन की सरकार विभिन्न दलों से मिलकर बनती है और इनके विचार एवं हित अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दलीय समन्वय बनाने की होती है। अस्थिर सरकार। 1979 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार को दलीय स्वार्थ, सैद्धांतिक मतभेद एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण केवल 23 दिन बाद ही त्यागपत्र देना पड़ा। ऐसे ही अन्य उदाहरण 1989 में बीपीसी सरकार 1990 में चंद्रशेखर सरकार के पतन के रूप में देखे जा सकते हैं। बारंबार चुनाव का बोझ। जब अल्प समय में ही सरकार गिर जाती है तो समय से पहले ही देश का चुनाव बोझ आ जा पड़ता है, जिससे हजारों करोड़ रुपए का अपव्यय हो जाता है। यह भारत जैसे विकासशील देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। जातियों में क्षेत्रीय संकीर्णता। भारत में अनेक दल ऐसे हैं जो लोगों में जातियों में क्षेत्रीय संकीर्णता का भाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक छोटे दल। राष्ट्रीय मुद्दों से टकराव, भटकाव। अनेक छोटे छोटे दल उत्पन्न होने से आम लोगों का ध्यान राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर क्षेत्रीय मुद्दों पर ही लगा रहता है, जिससे आम लोगों में राष्ट्रीयता की भावना में ह्रास होता रहा। बिहार के संदर्भ में बहुदलीय राजनीति। बिहार में अनेक क्षेत्रीय दल जैसे जनता दल यूनाइटेड जदयू, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आदि है। इसी के साथ ही यहाँ राष्ट्रीय स्तर के दलों में जैसे भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बसपा आदि का भी प्रभाव। बिहार में इतने अधिक राजनीतिक दलों की विद्यमानता के कारण राजनीतिक रूप से उठापटक चलती रहती है। बिहार में 2017 में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उस समय उपस्थित हो गई थी जब नीतीश सरकार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ बने गठबंधन को तोड़ दिया, परंतु बाद में जेडीयू ने भाजपा के साथ गठबंधन करके जुगाड़ की सरकार बनाई। उपरोक्त भांति अनेक उदाहरण है जिसमें बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली में क्षेत्रीय दल
भारतीय एकता एवं अखंडता के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, क्योंकि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की दौड़ में सांप्रदायिक कांड, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, मॉब लिंचिंग जैसे घृणित रास्तों का सहारा लेने लगते हैं और तो और क्षेत्रीयता की मांग का भी जोर भी पकड़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार जैसे राज्य को 2 हिस्सों में बांटना पड़ा। इस तरह भारत में कई भाषाई आधार तो कहीं धार्मिक आधार, आर्थिक पिछड़ापन, क्षेत्रीय असमानता के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग होने लगती है, जैसे बिहार में मिथिलांचल। हालांकि विविधता भरे समाज में क्षेत्रीय भावना स्वाभाविक है, किंतु सतत ऐसी मांगों से व्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में कम से कम 50 राज्य होने चाहिए, जबकि कुछ विद्वानों को मानना है कि छोटे राज्यों के बजाय बड़े राज्य ज्यादा सक्षम है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहुदलीय शासन प्रणाली ने भारत में नई राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया है। त्रिशंकु पार्लियामेंट का गठन, दल बदल की समस्या, छोटे छोटे राजनीतिक नेताओं ने भी शक्ति आकांक्षा पैदा होना, बार बार जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी के आदि का दुरुपयोग का आरोप लगाया जाने लगा है। आपराधिक मामलों को दलों के दबाव से खोला और बंद किया जाने लगा। इसके साथ ही सत्ता के नए केंद्रों का उभरना, संसदीय सिद्धांतों की अवहेलना, बढ़ता न्याय का हस्तक्षेप एवं गतिरोध, छोटे दल एवं व्यक्तियों द्वारा अपनी अनावश्यक उपयुक्तता साबित करने के लिए अवसरवादी राजनीति का दुरुपयोग आदि भी बहुदलीय राजनीति की बड़ी चुनौती और समस्या है, जिससे निपटना भारतीय नेतृत्व एवं नागरिक समाज का दायित्व है। तो दोस्तों, इसी के साथ 64वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन समाप्त हुआ और 63वीं का हम कल देखेंगे। तो थैंक यू।